तो गाइस आज यहाँ पे हम देखने वाले हैं स्टडी ऑफ शेड्यूल्स। देखिए शेड्यूल्स हमारे क्या होते हैं, इनको डिटेल में हम डिस्कस करेंगे। तो सब्जेक्ट हमारे यहाँ पे चल रहा है फार्मेसी लाइन एथिक्स, जो कि डी फार्मा सेकेंड ईयर का है। और देखिए इसके अंदर यूनिट चल रही है हमारी यहाँ पे थर्ड। तो इसमें जो लास्ट वीडियो लेक्चर रहा था वो हमने देखा था यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ड्रग्स। तो इस लेक्चर हमने यहाँ से लेके यहाँ तक का पोर्शन डिस्कस किया था। तो इसकी लिंक आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, यहाँ से आप इसको देख सकते हैं। तो आज हम देखने वाले हैं यहाँ पे स्टडी ऑफ शेड्यूल्स, मीन्स हमारे यहाँ पे शेड्यूल है, इनको डिटेल में हम डिस्कस करेंगे। अब देखिए इतने सारे हमारे ये शेड्यूल हैं, तो लेक्चर हमारा लेंथी यहाँ पे हो सकता है, लेकिन सारे शेड्यूल हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। अब ये क्यों इंपॉर्टेंट है, चलिए इनको यहाँ पे समझ लेते हैं। देखिए जितने भी हमारे शेड्यूल हैं, आप लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर उठा के देख लीजिए, आपको शेड्यूल एग्जाम में जरूर मिलेंगे। इतना हो सकता है कि ये तो एग्जामिनर के ऊपर डिपेंड करता है, वो कम रखे या ज़्यादा रखे, लेकिन शेड्यूल आपको एग्जाम में मिलेंगे ज़रूर। तो अगर ये लेक्चर आप अच्छे से समझ लेते हैं, इसको स्टडी कर लेते हैं, तो आप 8 से 10 नंबर इसमें ले सकते हैं। तो कभी कभी क्या होता है, एक इसमें से लॉन्ग पूछ लेता है, एक शॉर्ट पूछ लेता है, और मल्टीपल क्वेश्चन आपके इस बार आए तो मल्टीपल में भी 1 से 2 मल्टीपल क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। तो 8 से 10 नंबर आपके इन शेड्यूल से आ सकते हैं। तो एक लेक्चर से आपको इतने नंबर मिल सकते हैं, तो आप इसको अच्छे से स्टडी करेंगे। अब देखिए जितने हमारे यहाँ पे शेड्यूल हैं, तो जितने हमारे आपको C1 दिख रहा है शेड्यूल, जी शेड्यूल H1 K P P1 M N और X, तो जितने भी हमारे शेड्यूल हैं काफ़ी ज़्यादा इजी होने वाले, आपको हार्ड यहाँ पे नहीं लगेंगे। अब देखिए यहाँ पे एक चीज़ हमें पहले ही समझनी होगी, जैसे कि यहाँ पे आपके ये शेड्यूल हैं, तो एग्जाम में इसकी डेफिनेशन आपसे नहीं पूछेगा। वैसे हमने आपको पहले ही बता दिया शेड्यूल हमारे क्या होते हैं। पीछे हमने देखा था, जो हमने लास्ट वीडियो लेक्चर देखा था, आई थिंक उससे भी पहले वाले में, लीगल डेफिनेशंस ऑफ शेड्यूल, और साथ में हमारे जो शेड्यूल टू एक्ट और साथ में शेड्यूल टू रूल्स, तो उसके लिए हमने डेफिनेशन वहाँ पे देखी थी। आपने लेक्चर देखा है तो और भी आपको अच्छी तरीके से समझ में आएंगे। अब शेड्यूल बेसिकली हमारे होते क्या हैं, थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं, जिससे आगे आपको दिक्कत ना आए। तो देखिए जैसे कि क्या होता है, हम भाई हिंदुस्तान में रहते हैं, तो हिंदुस्तान में क्या है, काफ़ी सारे रिलीजन हैं। जैसे कि यहाँ पे क्या हो गया, हिंदू हो गए, साथ में क्या हो गए यहाँ पे मुस्लिम हो गए, सिख हो गए, ईसाई हो गए। अभी जो जैसे मान लीजिए हिंदू धर्म है, तो यहाँ पे भगवान की पूजा करते हैं, तो यहाँ पे इस मतलब इस रिलीजन के अंदर जो लोग हैं, तो क्या करते हैं, अपने मजहब के अकॉर्डिंग उनकी कुछ रूल्स रेगुलेशन है जिसको फॉलो करते हैं। उसी तरह से जो मुस्लिम है, ये जो मतलब मुस्लिम लोग हैं, उनमें कुछ रूल्स रेगुलेशन उनके धर्म के अकॉर्डिंग वही उसको यूज़ करते हैं। जैसे हिंदू मंदिर जाते हैं, मुसलमान मस्जिद जाते हैं, यहाँ पे सिख होते हैं वो कहाँ जाते हैं, वो गुरुद्वारा जाते हैं। और देखिए जैसे एक रिलीजन है, तो उसका आप समझिए, जैसे यहाँ पे क्या है, हमारा एक शेड्यूल है, और इसके मतलब रिलीजियस के अकॉर्डिंग जो यहाँ पे लोग आते हैं, वो आप समझिए इसमें क्या आती है, यहाँ पे ड्रग्स आती हैं। अब जैसे धर्म के अकॉर्डिंग ये जो लोग हैं, इनके लिए कुछ रूल्स रेगुलेशन है, उसी तरीके से जो हमारा शेड्यूल है, इसके अंदर जो हमारी ड्रग्स आती हैं, सभी शेड्यूल में हमारी ड्रग हम देखेंगे, तो इनके लिए भी कुछ रूल्स रेगुलेशन है। मतलब कि ऐसा समझिए कोई शेड्यूल है, उसके अंदर हमारी ड्रग है, जैसे कोई मजहब है उसके अंदर लोग हैं, जैसे लोगों के लिए कुछ रूल्स रेगुलेशन, उसी तरीके से जितनी ड्रग्स हमारी शेड्यूल के अंदर आएंगी उनके लिए कुछ रूल्स रेगुलेशन है। जैसे कोई ड्रग बिना डॉक्टर की कंसल्टेशन कम नहीं ले सकते, कुछ ड्रग ऐसी हैं जो विदाउट प्रिस्क्रिप्शन नहीं ले सकते, कुछ बिना प्रिस्क्रिप्शन के ले सकते हैं, कुछ को हम डायरेक्टली नहीं ले सकते। तो इस तरह से कुछ रूल्स रेगुलेशन इन ड्रग के लिए हैं। तो आई थिंक आपको समझ में आया होगा। ये हमारा तरीका यहाँ पे आपको सिर्फ इतना समझाने का था, जिससे आपको शेड्यूल समझने में कोई भी दिक्कत ना हो। अब चलिए इन सभी शेड्यूल को यहाँ पे हम देख लेते हैं। तो फर्स्ट हम देखेंगे यहाँ पे शेड्यूल C एंड C1। अब देखिए यहाँ पे समझ लेते हैं हम इसका पैटर्न। जैसे हमारे जितने भी शेड्यूल रहेंगे, फर्स्ट हम देखेंगे यहाँ पे कुछ पॉइंट, जिन पॉइंटों में हमें देखने को मिलेंगे कुछ रूल्स रेगुलेशन, साथ में यहाँ पे नेक्स्ट हम देखेंगे इसके अंदर ड्रग्स, और थर्ड यहाँ पे हम देखेंगे एक क्वेश्चन, जिसको यहाँ पे वार्निंग भी कह सकते हैं, जो लेबल के ऊपर होता है। तो इसी तरीके से पैटर्न हमारे सारे शेड्यूल के अंदर रहने वाला है। जैसे कि इसमें फर्स्ट हम देख लेते हैं शेड्यूल C एंड C1 ड्रग्स, जो हमारे शेड्यूल C और C1 की ड्रग्स होती हैं अंडर ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 एंड रूल्स 1945। तो देखिए हमारा जो ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट होता है, ये हमने आपको पहले ही बताया हुआ है, तो यहाँ पे डिटेल में हम नहीं जाएंगे। ये इंक्लूड बायोलॉजिकल एंड स्पेशल प्रोडक्ट। हमारा जो शेड्यूल C एंड C1 है, इसके अंदर हमारे बायोलॉजिकल प्रिपरेशन आती हैं, साथ में कुछ स्पेशल प्रोडक्ट भी आते हैं। अभी किस तरीके से आते हैं ये हम आगे देखेंगे। और देखिए जैसे हमारे यहाँ पे हम इनकी कंबाइंड स्टडी कर रहे हैं शेड्यूल C एंड C1 की एक साथ, तो यहाँ पे ये पॉइंट है। जैसे कि शेड्यूल C ड्रग्स, जितनी हमारी शेड्यूल C के मतलब जितनी हमारी ड्रग्स शेड्यूल C के अंडर में आती हैं, उनको हम पेरेंटली बॉडी में यूज़ कर सकते हैं। जैसे क्या होता है, इंजेक्शन वगैरह के थ्रू हम बॉडी में ले सकते हैं, जैसे वैक्सीन वगैरह हुई एक्सेट्रा। और साथ में जितनी हमारी ड्रग्स शेड्यूल C1 के अंडर में आती हैं, नॉट यूज्ड पेरेंटली, इनको पेरेंटली इंजेक्शन के थ्रू हम बॉडी में नहीं ले सकते। तो ये इन दोनों में यहाँ पे डिफरेंट होता है, इतना आपको समझ में आया होगा। अब चलिए फर्स्ट हम देख लेते हैं यहाँ पे शेड्यूल C के अंदर जो हमारी ड्रग्स आती हैं। जैसे यहाँ पे सीरा हो गया,
वैक्सीन्स हो गई, साथ में यहाँ पे टॉक्सिन्स हो गए और यहाँ पे एंटीजन हो गई। अब देखिए हमारी सीरा क्या होती है आप अच्छे जानते होंगे, साथ ही में जो वैक्सीन्स होती है सभी को लगी कोरोना टाइम में तो आप जानते होंगे, साथ में टॉक्सिन्स एंड एंटीजन। अब देखिए ये सब चीज़ आप गूगल करके भी देख सकते हैं, तो यहाँ पे हम डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि हमें यहाँ पे ओनली इतना देखना है कौन सी ड्रग्स इसके अंडर में आ रही है, ना कि इनको डिटेल में देखना है। ये और सब्जेक्ट हमारे लाइक बायोकेमिस्ट्री, वहाँ पे वैक्सीन हम डिटेल में देखेंगे, तो सब्जेक्ट वाइज हमारे यहाँ डीपली स्टडी करना है वहाँ पे हम इनको देखेंगे, तो इनको पेरेंटली बॉडी में हम यूज़ कर सकते हैं। अब नेक्स्ट यहाँ पे हम देख लेते हैं जैसे कि इसमें इंसुलिन हो गई, हार्मोन्स हो गए, सीरम प्रोटीन हो गई, साथ ही में एंटीबायोटिक्स हो गई। तो इंसुलिन हम डायबिटीज़ में यूज़ करते हैं, जो इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ होती है। साथ में हम हार्मोन्स हमारी बॉडी में टेस्टोस्टेरोन वगैरह काफ़ी टाइप से हम ले सकते हैं पेरेंटली। साथ में सीरम प्रोटीन जिसमें एल्बुमिन ग्लोबिन आती है, इसको हम बॉडी में ले सकते हैं। साथ में एंटीबायोटिक्स इंजेक्शन वगैरह काफ़ी आते हैं जिनको बॉडी में ले सकते हैं। तो फर्स्ट हम देखें कुछ पॉइंट, सेकंड हमने यहाँ पे देखा ड्रग्स, और थर्ड यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट हर शेड्यूल के अंदर हमारा रहेगा जैसे यहाँ पे क्वेश्चन। अब देखिए इसको आप क्वेश्चन भी देख सकते हैं, साथ ही में वार्निंग भी आपको काफ़ी जगह लिखा हुआ मिलेगा। जैसा आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, जैसे हमारा कोई टैबलेट का स्टिक होता है तो इसके पीछे क्या होता है, लेबल टाइप में, मतलब लेबल के ऊपर ये एक क्वेश्चन वार्निंग दिया हुआ होता है। इसका मेन पर्पस क्या होता है कि जिससे जो लेने वाला है उसको पता रहे कि ये जो हमारी ड्रग्स हैं, जैसे कि वार्निंग है कि बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन का आप नहीं ले सकते, बिना सुपरविजन का आप नहीं ले सकते। तो ये वार्निंग जो होती है ये मतलब ड्रग के अकॉर्डिंग दी हुई होती है, शेड्यूल के अकॉर्डिंग। ये आगे आप इसको समझेंगे। जैसे हम देख लेते हैं इसमें, इट इज़ डेंजरस टू टेक दिस प्रिपरेशन एक्सेप्ट अंडर मेडिकल सुपरविजन। तो इसका सीधा मतलब है इट इज़ डेंजरस, मतलब कि जो दवाई आप ले रहे हैं जिसके ऊपर ये क्वेश्चन दिया हुआ है, टू टेक दिस प्रिपरेशन, अगर आप इन दवाइयों को ले रहे हैं विदाउट मतलब मेडिकल सुपरविजन। मेडिकल सुपरविजन का मतलब होता है जो हमारे क्या होते हैं, फार्मासिस्ट हो गए या हमारे हेल्थ केयर प्रोफेशनल, जिसमें डॉक्टर पेशेंट सब हमारे आ जाते हैं। तो आप बिना मेडिकल सुपरविजन के, मतलब बिना डॉक्टर की सुझाव के, उसके बातचीत किए हुए या उसकी डायरेक्शन में आप इनको नहीं ले रहे हैं तो आपके लिए डेंजरस साबित हो सकती हैं जो प्रिपरेशन यहाँ पे शेड्यूल सी वाली या जिस भी शेड्यूल की हम ले रहे हैं। तो काफ़ी जगह आपको ये जो क्वेश्चन है वार्निंग है सेम भी देखने को मिलेगी। तो एक आपने समझ लिया, बाकी आपको समझ में आ जाएंगे। तो इस तरीके से हमारा जो शेड्यूल सी है ये कंप्लीट हो जाता है। देखिए पहला जो शेड्यूल है हम इसको डिटेल में आपको इसलिए बता रहे हैं, आगे आने वाले शेड्यूल का पैटर्न सेम रहेगा तो आगे आपको इतना समझने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब इसमें नेक्स्ट हम देख लेते हैं शेड्यूल C1। तो ये हमने थ्योरी आपको इसकी बता दी, अब हम इसमें देख लेते हैं कौन कौन सी हमारी प्रिपरेशन आती हैं। तो इसमें एड्रिनलिन एंड एड्रिनलिन कंटेनिंग प्रिपरेशन आती हैं। अब हमारी एड्रिनलिन क्या होती है, हमने आपको फार्माकोलॉजी में बताया हुआ है। जितनी ड्रग यहाँ पे हम देखेंगे कहीं ना कहीं फर्स्ट ईयर में आपकी फार्माकोग्नोसी या सेकेंड ईयर में हमारी फार्माकोलॉजी, तो यहाँ पे आपने पढ़ी हुई है तो आपको समझ में इजीली आ जाएंगी। सेकंड यहाँ पे हमारी जैसे फिश लिवर ऑयल हो गए, साथ में इससे कंटेनिंग प्रिपरेशन आप यहाँ पे लिख सकते हैं। साथ में विटामिन हो गए, साथ में इट्स प्रिपरेशन। बायोकेमिस्ट्री में विटामिन हम डिटेल में देखेंगे। आर्गन एंड इट्स प्रिपरेशन ये हमने फर्स्ट ईयर में फार्माकोग्नोसी में डिटेल में आपको पढ़ाया हुआ है। तो एक्सेट्रा ये हो गया हमारे यहाँ पे शेड्यूल C1। तो क्वेश्चन क्या रहेगा यहाँ पे, शेड्यूल C और C1 के लिए हमारा सेम रहेगा। अब यहाँ पे सेकंड हम देख लेते हैं शेड्यूल G। अब देखिए शेड्यूल G हमारा क्या होता है, तो बाद में जब लेक्चर आपका कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद हम आपको कुछ शेड्यूल ऐसे बताएंगे जो हमारे काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम में आने के चांस रहते हैं। जैसे उसमें शेड्यूल G भी हमारा एक शेड्यूल है। अब चलिए इसके अंदर देख लेते हैं। जैसे लिस्टेड एट शेड्यूल G कैरी ए क्वेश्चन ऑन द लेवल। देखिए जितनी हमारी ड्रग शेड्यूल G के अंडर में आती है उनके ऊपर एक क्वेश्चन होता है। अभी कौन सा क्वेश्चन होता है इसी से हम पता चल जाएगा क्या रूल्स रेगुलेशन इन ड्रग के लिए दी हुई है। तो देखिए क्वेश्चन हमारे यहाँ पे सेम रहेगा। सीधा हम कह सकते हैं इट इज़ डेंजरस टू टेक दिस प्रिपरेशन एक्सेप्ट अंडर मेडिकल सुपरविजन। मतलब कि हमारे जो शेड्यूल G के अंदर ड्रग्स आती हैं इनको अगर हम किसी मेडिकल सुपरविजन, किसी हेल्थ केयर प्रोफेशनल, किसी डॉक्टर, किसी फार्मासिस्ट से बातचीत करके या उसके डायरेक्शन के बिना हम ले रहे हैं, डायरेक्टली लेके हम खुद खा रहे हैं, तो हमारे लिए डेंजरस हो सकती हैं बॉडी में। जो हमारी शेड्यूल G वाली ड्रग्स होती हैं, इट इज़ रिक्वायर्ड टू मेक प्रॉपर बिल ऑफ सेल ऑफ शेड्यूल G ड्रग्स। मतलब कि कोई बंदा जो मान लीजिए कोई फार्मेसी पे शेड्यूल G की ड्रग्स बेच रहा है, तो अगर वो उसका प्रॉपर बिल नहीं बना रहा है तो उस पर क्या होता है ना, DI वगैरह आते हैं या काफ़ी सारी हमारी टीम वगैरह चेक करने के लिए आ जाती है गवर्नमेंट की तरफ से। तो जो भी बंदा शेड्यूल G की ड्रग्स बेच रहा है उसको उन ड्रग्स की सेल करने का प्रॉपर बिल वहाँ पे प्रिपेयर करना ज़रूरी है। एक तरह से रूल्स रेगुलेशन है शेड्यूल G की ड्रग्स के लिए। अब यहाँ पर हम देख लेते हैं शेड्यूल G ड्रग्स, मतलब कि हमारी जो शेड्यूल G है इसके अंडर में कौन कौन सी ड्रग्स आती हैं। तो देखिए काफ़ी सारी आती हैं, कुछ हमने यहाँ पे लिखी हुई हैं। जैसे यहाँ पे क्लोरेम्बुसिल हो गया, बिलियोमाइसिन हो गई, साथ में यहाँ पे एल-एस्प्रेजिनेस हो गई, क्लोरथाइजाइड हो गई, मेटफॉर्मिन हो गई और यहाँ पे बुसुल्फान हो गई। अब देखिए हमारे यहाँ पे क्वेश्चन है, इसका एग्जाम्पल हम समझते हैं। तो सपोज कि जैसे हम एग्जाम्पल ले लेते हैं हम मेटफॉर्मिन का।
देखिए मेटफॉर्मिन क्या है, हमारी एक ड्रग है जिसका यूज़ किया जाता है शुगर में। तो सपोज कीजिए किसी बंदे का शुगर लेवल क्या है, पहले से ही कम है, उसने बिना डॉक्टर की कंसल्टेशन के बातचीत के सीधा मेटफॉर्मिन ली और उसको खा लिया। अब ना तो उसे ये पता था कितनी डोज में लेनी है, कितने टाइम लेनी है, क्योंकि हमारी जो शुगर वाली होती है आई थिंक उसको दिन में 1 टाइम ही लेना होता है। तो यहाँ पे क्या कर रहा है, वो 2 टाइम खा गया, उससे ज़्यादा खा गया, तो उन्हें शुगर का लेवल क्या कर लिया अपना, जितना मतलब ज़्यादा कम करने के लिए खाया था लेकिन हिसाब से ज़्यादा कम कर लिया। तो उस कंडीशन में यहाँ पे दिक्कत हो सकती है। इसलिए डोज कितने टाइम लेनी है ये सब चीज़ कौन बताता है, जो हमारे हेल्थ केयर प्रोफेशनल होते हैं। तो इसलिए खुद से लेना हमारे लिए डेंजरस साबित हो सकता है। हमारा यहाँ पे शेड्यूल जीता वो कंप्लीट हो जाता है। अब यहाँ पे हम देख लेते हैं थर्ड शेड्यूल एच। तो देखिए हमारा जो शेड्यूल एच है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बार बार ये रिपीट होता रहता है। तो इसको थोड़ा सा हम अच्छे से समझेंगे। जैसे कि यहाँ पे हम कह सकते हैं प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स विच आर टू बी सोल्ड बाय रिटेल ओनली व्हेन ए प्रिस्क्रिप्शन बाय आरएमपी रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर। तो सीधा हम कह सकते हैं जितनी भी ड्रग्स हमारी शेड्यूल एच के अंडर में आती हैं, सबसे पहले तो ये कि उनको आप एक प्रिस्क्रिप्शन के बिना कहीं से भी नहीं ले सकते। और ये प्रिस्क्रिप्शन किसका होना चाहिए, एक आरएमपी। आरएमपी का मतलब होता है रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर। अब जैसे आप डिफार्मा कर रहे हैं तो इसके बाद आपका कंप्लीट हो जाएगा, आप ट्रेनिंग करेंगे, सीधा आप पीसीआई जाएंगे, वहाँ से आपको एक लाइसेंस मिलेगा जिसको कहते हैं हम रजिस्ट्रेशन। तो जब आपके पास रजिस्ट्रेशन आ जाएगा उसके बाद आप क्या बन जाएंगे, यहाँ पे रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर बन जाएंगे। तो आपके पास किसी डॉक्टर का, एक रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर का प्रिस्क्रिप्शन जब तक नहीं होगा आपको शेड्यूल एच की ड्रग्स नहीं मिलेंगी। तो आपको शेड्यूल एच की ड्रग्स लेनी है तो उसके लिए आपको एक प्रिस्क्रिप्शन चाहिए, किसका, यहाँ पे रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर का। साथ में ड्रग कम्स अंडर शेड्यूल एच शुड बी लेबल विद सिंबल RX। देखिए जितनी हमारी शेड्यूल एच के अंडर में ड्रग्स आती हैं तो उसके ऊपर जो लेवल होता है उसके ऊपर आपको यहाँ पे RX देखने को मिलेगा। RX मेनली कहाँ पे यूज़ होता है, प्रिस्क्रिप्शन के ऊपर यूज़ होता है। अब ये RX की क्या यहाँ पे मीन है, क्या ये होता है, डिटेल में हमने आपको कम्युनिटी फार्मेसी में प्रिस्क्रिप्शन पूरा चैप्टर है वहाँ पे आपको बताया हुआ है। तो आई थिंक ये चीज़ें तो आपको पहले से ही समझ में आई होंगी। सीधा आप ऐसे समझिए जितनी हमारी शेड्यूल एच की ड्रग्स है इनको विदाउट प्रिस्क्रिप्शन हम नहीं ले सकते, और ये प्रिस्क्रिप्शन भी यहाँ पे रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर का होना चाहिए। अब जैसे क्वेश्चन आप देख सकते हैं क्या होता है, ये क्वेश्चन होता है जिसके ऊपर क्या होता है, पहले तो RX लगा हुआ होता है, साथ में यहाँ पे लिखा हुआ आपको मिलेगा नोट टू बी सोल्ड बाय रिटेल विदाउट ए प्रिस्क्रिप्शन और आरएमपी। मतलब कि जो हमारे शेड्यूल एच की ड्रग्स है उनको ही रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर के प्रिस्क्रिप्शन के बिना इनको कहीं से भी सोल्ड, मतलब आप किसी मेडिकल स्टोर से भी नहीं ले सकते। ये क्या है, इसके लिए रूल्स रेगुलेशन है। अब चलिए इसमें और हम देख लेते हैं। इफ एनी ड्रग कम अंडर नार्कोटिक एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस इट विल बी लेबल्ड विद NRX। अब सपोज कीजिए कोई भी ड्रग मतलब इस शेड्यूल के अंडर में जो आ रही है वो नार्कोटिक या साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस है, इसका मतलब होता है हमारी जो नशीली दवाइयाँ होती हैं उनकी हम बात कर रहे हैं। इट विल बी लेबल्ड विद NRX। देखिए जो यहाँ पे N है इसका मतलब होता है नार्कोटिक, और RX जो हमारी यहाँ पे शेड्यूल एच वाली ड्रग्स के लिए यूज होता है प्रिस्क्रिप्शन पे। तो सीधा कहने का मतलब है हमारी जो ड्रग्स यहाँ पे नार्कोटिक और साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस हैं ये हमारी शेड्यूल एक्स की ड्रग्स होती हैं जो इसके अंडर में भी आ जाती हैं, क्योंकि शेड्यूल हमारे काफ़ी ज़्यादा मिलते जुलते, जो हमारा शेड्यूल एच है और साथ में यहाँ पे शेड्यूल एक्स है। आगे हम देखेंगे आपको समझ में आएगा। तो सीधा हम कह सकते हैं यहाँ पे जो हमारी शेड्यूल एच की ड्रग्स है उस पर ये भी देखने को मिल सकता है। चलिए अब यहाँ पे हम देख लेते हैं शेड्यूल एच ड्रग्स। देखिए हमारा जो शेड्यूल एच है इसके अंडर में काफ़ी सारी हमारी ड्रग्स आती हैं। अब ऐसा तो है नहीं आप सारी यहाँ पे लिख सकते हैं, एग्जाम में भी इतनी सारी आपको याद नहीं रहेंगी। हमने इतनी सारी यहाँ पे इसलिए लिखी हैं जिसमें से आप सारी भी याद नहीं कर रहे हैं तो आप 6 से 7 यानी 6, 7, 8 आप इतनी लिखाएं आपके लिए इनफ रहेंगी। जैसे कि चलिए हम देख लेते हैं। फर्स्ट यहाँ पे बैक्लोफिन हो गया, साथ में यहाँ पे टीराजोसिन हो गया, एसिक्लोविर हो गया। एसिक्लोविर का नाम आपने सुना होगा, कोरोना के टाइम में काफ़ी ज़्यादा इसका यूज़ किया गया था। डाइक्लोफेनिक जो पेन के लिए यूज़ होती है, वीरापेमिल हो गया, साथ में यहाँ पे रिपाग्लाइनाइड हो गया, एल्प्राजोलाम हो गया, साथ में एटिनोलोल हो गया, सिमेटाइडाइन हो गया, ग्लेमिप्राइड हो गया, डायजेपाम हो गया, ये भी नींद वगैरह कोस करती है हमारा, कैप्टोप्रिल हो गया, साथ में लिंडामाइसिन हो गया, यहाँ पे एलोक्विनोल हो गया। तो कुछ नाम ऐसे होते हैं जिनको लेने में कभी कभी गड़बड़ी भी हो जाती है, तो उसको आप ज़्यादा ये ना सोचा करें सर ने ये गलत ले दिया। तो हमारा जो शेड्यूल एच है यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। अब देखिए इसी के अंदर हमारा शेड्यूल H1 भी आता है। देखा जाए तो हमारा एक ही लेकिन कुछ सब पार्ट भी हमारे देखने को मिलते हैं, जैसे कि शेड्यूल H1 इंक्लूड, जो हमारे शेड्यूल H1 की ड्रग्स होती हैं वो यहाँ पे इंक्लूड करती हैं सेंसिटिव एंटीबायोटिक्स, कुछ हमारी सेंसिटिव एंटीबायोटिक्स को, साथ में यहाँ पे हैबिट फॉर्मिंग ड्रग्स। हैबिट फॉर्मिंग ड्रग्स हमारी कौन सी होती हैं, जैसे लाइक एल्प्राजोलाम है। तो भाई क्या कर रहे हैं, पहली बात तो हमने कभी हमें नींद नहीं आ रही थी, डॉक्टर ने हमें दे दी, जिससे कि जैसे कोई पेन वगैरह ज़्यादा है, तकलीफ ज़्यादा है, तो डॉक्टर क्या करते हैं भाई दे देते हैं जिससे कोई दिक्कत ना हो, आराम से नींद आ जाए, नहीं आ रही है।
उस कंडीशन में हम क्या कर रहे हैं, हम इसको बार बार ले रहे हैं एल्प्राजोलाम को, तो हमें फिर आदत बन जाती है, हमें इसके बिना फिर नींद ही नहीं आएगी। तो इसलिए कुछ हमारी ड्रग्स होती हैं जो हमारी हैबिट फॉर्मिंग ड्रग्स होती है, जो आदत डाल देती हैं। फॉर मॉनिटरिंग यूज एंड मिस यूज ऑफ एंटीबायोटिक्स, तो क्या होता है, कोई दवाई हमारी ऐसी है जो हमें अच्छी आरामदायक है लेकिन वो हैबिट फॉर्मिंग है, तो क्या होता है, उसकी आदत पड़ जाती है, उसको मॉनिटर वगैरह या उसका मिस यूज़ हम करने लगते हैं, तो उसके यूज़ को मॉनिटरिंग वगैरह भी यहाँ पे हम कह सकते हैं। साथ में हम देख लेते हैं यहाँ पे क्वेश्चन है, हम कह सकते हैं वार्निंग। जो हमारी शेड्यूल H1 वाली ड्रग्स हैं, या हम यहाँ पे शेड्यूल H की ड्रग्स भी कह सकते हैं, उनके लिए क्या यहाँ पे वार्निंग होती है। इट इज़ डेंजरस टू टेक दिस प्रिपरेशन एक्सेप्ट अकॉर्डेंस विद ए मेडिकल एडवाइस, बिना किसी मेडिकल एडवाइस के हम इनको ले रहे हैं तो हमारे लिए डेंजरस भी हो सकती हैं। साथ में एक लिस्टर मेडिकल प्रैक्टिशनर का प्रिस्क्रिप्शन को इनके लिए यहाँ पे चाहिए ही। अभी हमारी कौन कौन सी ड्रग्स आती हैं यहाँ पे शेड्यूल H1 के अंडर में, तो जैसे फर्स्ट हमारी आइसोनियाजिड कहाँ पे यूज़ होती है, हमारी टीबी के लिए होती है, तो हर कहीं आपको ये नहीं मिलेंगी, आपको बिना एक रजिस्टर्ड मेडिकल प्रिस्क्रिप्शन के नहीं मिलेंगी। मोस्टली क्या होता है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल जो होते हैं उनमें देखने को मिलती हैं। साथ में यहाँ पे गैमीफ्लॉक्सेसिन हो गई, और ज़ोलपीडेम हो गया, और साथ में सिफेक्जिम हो गई। सिफेक्जिम तो आप सभी जानते हैं एंटीबायोटिक होती है, कॉमनली फीवर में काफ़ी ज़्यादा इसका यूज़ किया जाता है। लिवोफ्लॉक्सेसिन हो गई, साथ में यहाँ पे क्लोफाजाइन माइन हो गई, ये हमारे कुछ कॉमन साल्ट हैं। तो हमारा जो शेड्यूल H1 है वो भी यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। देखिए जितना शेड्यूल में आपको बताना चाहिए उतना हम यहाँ पे आपको बता रहे हैं। आप ये ना सोचे सर जो लिखा है उसको पढ़ते चल जा रहे हैं, देखिए ऐसा नहीं है। स्टार्टिंग में हम आपको पहले पॉइंट क्लियर कर दिए हैं शेड्यूल में किस तरह से हमें स्टडी करनी है। अब चलिए यहाँ पे हम देख लेते हैं 5 हमारा शेड्यूल के। अब शेड्यूल के हमारा थोड़ा सा इनसे हट के होता है, जैसे ड्रग एग्जेम्प्टेड फ्रॉम सर्टेन प्रोविजंस रिलेटिंग टू द मैन्युफैक्चरिंग एंड सेल ऑफ ड्रग्स। अब देखिए जैसे हमारी कुछ ड्रग्स हैं, पीछे हमने आपको क्या होता है शेड्यूल टू एक्ट एंड रूल्स में हमने आपको बताया था, या हमने मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ड्रग्स में आपको बताया था। जैसे कि जितनी हमारी ड्रग्स होती है सभी लिए होता है कुछ रूल्स रेगुलेशन होती हैं। जैसे आपको एक ड्रग को मैन्युफैक्चर करना है या सेल करना है, तो उसके लिए आपको कुछ रूल्स रेगुलेशन फॉलो करनी पड़ेंगे, आपको ये वाला फॉर्म फिल करना होगा, ये करना होगा। लेकिन हमारी शेड्यूल के वाली ड्रग्स होती हैं ड्रग्स एग्जेम्प्टेड, मतलब कि इनको मुक्त किया गया है इन रूल्स रेगुलेशन से। जैसे इनकी मैन्युफैक्चरिंग या सेल हम क्या कर सकते हैं, ऐसे ही कर सकते हैं। फॉलोइंग ड्रग आर एग्जेम्प्टेड, मतलब कौन कौन से ऐसी ड्रग्स हैं जिनके लिए रूल्स रेगुलेशन नहीं होते हैं। जैसे एंटी मलेरियल ड्रग्स, एंटी मलेरियल ड्रग्स के लिए हमारी नहीं है। साथ में यहाँ पे मैकेनिकल एंड केमिकल कॉन्ट्रासेप्टिव होते हैं, इनको भी हम कर सकते हैं। साथ में यहाँ पे हम कह सकते हैं ड्रग विद ए नोट फॉर मेडिकल यूज लेबल, ये वो सारी ड्रग जिन पे एक तरह से लिखा हुआ कि मेडिकल यूज के लिए नहीं है, तो हमारी शेड्यूल के की यहाँ पे ड्रग्स हैं। और साथ में यहाँ पे हाउस होल्ड मेडिसन विच आर कॉमनली यूज लाइक, ये कुछ हमारी हाउस होल्ड मेडिसन होती है, सीधा हम कह सकते हैं जो हमारे घरों वगैरह पे रखी हुई होती हैं। जैसे सपोज कीजिए किसी को हल्का फुल्का फीवर हो रहा है, सर दर्द हो रहा है, तो पैरासीटामोल वो खरीद कर रख लेते हैं। साथ में यहाँ पे एनाल्जेसिक बाम क्या होता है, हमारे कुछ पेन किलर बाम वगैरह होते हैं, कुछ पीठ वगैरह पे लगाने के लिए आपने टीवी वगैरह पे ऐड भी देखे होंगे। तो देखिए उसके लिए कुछ रूल्स रेगुलेशन नहीं होते हैं, या आपको प्रिस्क्रिप्शन चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, डायरेक्टली आप कहीं से भी ले सकते हैं। साथ में कुछ एंटासिड क्या होता है, मतलब गैस वगैरह बनने लगते हैं, एसिडिटी वगैरह, तो उस कंडीशन में हम ले लेते हैं। साथ में कैल्शियम प्रिपरेशन क्या होता है, बॉडी में कैल्शियम वगैरह कम हो जाता है, तो कैल्शियम के लिए कुछ टैबलेट वगैरह हम ले लेते हैं, काफ़ी सारी चीज़ें। तो इन सब के लिए क्या होता है, कुछ रूल्स रेगुलेशन नहीं है, मतलब कि इनमें मुक्ति दी गई है, एक तरह से छूट दी गई है। तो ये हमारी शेड्यूल के वाली प्रिपरेशंस होती हैं। तो हमारे कितने हो गए यहाँ पे 5 शेड्यूल कंप्लीट हो गए। यहाँ पे हम देख लेते हैं शेड्यूल पी। तो शेड्यूल पी को समझने के लिए थोड़ी सी थ्योरी हमें यहाँ पे देखनी होगी। जैसे जो हमारा शेड्यूल पी होता है, इट डील्स विद लाइफ पीरियड ऑफ ड्रग्स एंड द कंडीशन ऑफ स्टोरेज ऑफ ड्रग्स। तो सीधा हम कह सकते हैं जैसे आपने कभी कभी क्या होगा, पूरा एक स्ट्रिप दवाई का खरीदा होगा, या आप मेडिकल स्टोर पे काम करते हैं, आपके घर पे अगर रखी हुई है तो कभी उठा के देखना क्या होता है, जो वहाँ पे स्ट्रिप होता है उस पर क्या होता है, जो लाइफ पीरियड है ड्रग्स का कितना लाइफ पीरियड है, कब वो बनी है, कब वो एक्सपायर होगी, या किस टेम्परेचर पे उसको रखना है। जैसे कुछ दवाइयाँ होती है जो हाई टेम्परेचर पर रखी जाती हैं, कुछ हमारी ऐसी होती है जिनको लो टेम्परेचर पे रखा जाता है रेफ्रिजरेटर वगैरह में। तो इस तरह से हमारी होती हैं। तो इनके साथ में कौन डील करता है, जो हमारे यहाँ पे शेड्यूल पी होता है। साथ में पीरियड इन मंथ बिटवीन डेट ऑफ मैन्युफैक्चर एंड डेट ऑफ एक्सपायरी, जो हमारी दवाई है आप स्ट्रिप पे देखेंगे MFG डेट जो होता है उसको मैन्युफैक्चरिंग डेट कहते हैं। जो हमारा एक्सपायरी डेट होता है वो उसका मतलब होता है कि दवाई जब ये खराब होगी जब की डेट होती है। तो थोड़ी सी आपको आवाज़ दबी दबी लग रही होगी, क्या होता है, थोड़ा मौसम चेंज हो रहा है तो गले में इन्फेक्शन वगैरह हो गया, तो आवाज़ थोड़ी दबी दबी निकल रही है। तो क्या होता है, दवाई हमारी कब बनी है, कब एक्सपायर होगी, ये आपने स्ट्रिप पे देखा होगा, लेवल टाइप में वहाँ पे होता है। तो ये हमारा शेड्यूल पी के अंडर में आता है। साथ में दीज थिंग्स शुड बी मेंशन ओनली ड्रग्स, ये जितनी भी चीज़ें हमारी जैसे कब बनी है, कब एक्सपायर होगी, क्या स्टोरेज कंडीशन है, ये सब मतलब मेंशन होती है ड्रग के लेवल के
ऊपर। जैसे कि एग्जाम्पल भी हमने लिखा हुआ है, एम्पिसिलिन स्टेबल फॉर 36 मंथ एंड स्टोर इन कूल प्लेस। हमारी जो एम्पिसिलिन होती है क्या होती है, एक एंटीबायोटिक्स होती है। तो स्टेबल कब तक रहती है, 36 महीने, मतलब कि 36 मंथ तक ये स्टेबल रहती है। कब, मैन्युफैक्चरिंग के बाद में। और इसको कूल प्लेस पे रखा जाता है, मतलब कि ज़्यादा टेम्परेचर पर हम इसको रखेंगे तो इसकी स्टोरेज कंडीशन मतलब सही नहीं रहेगी और ये ख़राब भी हो सकती है, स्टेबल ये ख़त्म हो सकती है, अनस्टेबल भी हो सकती है। तो ये हमारा हो गया। अब हम देख लेते हैं हमारा जो शेड्यूल पी है, इसके अंदर में कुछ जो ड्रग्स आती हैं, जैसे दिस शेड्यूल इंक्लूड्स, या हम कह सकते हैं यहाँ पे शेड्यूल पी ड्रग्स। तो हमारी एंटीबायोटिक्स हो गए, साथ में विटामिन हो गए, क्या होते हैं आप जानते हैं। इंसुलिन प्रिपरेशन हो गई, साथ में नॉर्मल यहाँ पे नॉर्मल ह्यूमन प्लाज्मा हो गया, सीराटॉक्सिन्स हो गया। तो हमारी शेड्यूल पी के अंडर में ड्रग्स आती हैं। चलिए अब यहाँ पे हम देख लेते हैं शेड्यूल P1। तो जैसे हमारा शेड्यूल H एंड H1 था, उसी तरीके से हमारे यहाँ पे मिलता जुलता रहेगा शेड्यूल P एंड P1। तो हमारा जो शेड्यूल P1 होता है डील करता है पैक साइज ऑफ ड्रग्स। जैसे आपने देखा ना, कुछ हमारी टेबलेट होती है जैसे लाइक पैरासीटामोल है, तो वो 10 के स्ट्रिप में भी आती है, मतलब 10 टेबलेट का पूरा स्ट्रिप। साथ में 15 टेबलेट मतलब 15 टेबलेट का एक स्ट्रिप भी आता है। तो उस तरीके से साथ ही में यहाँ पे क्या होता है, इट गिव द नेम ऑफ ड्रग। जो हमारा शेड्यूल P1 होता है, ये क्या करता है, नाम देता है किसको, शेड्यूल, मतलब हमारी जो मेडिसिन टेबलेट होती है उनको, अलोंग विद डोजेस फॉर्म्स एंड पैक साइज ऑफ ड्रग्स। तो जैसे सपोज कीजिए आप एक स्ट्रिप ले रहे हैं, जैसे आपने पैरासीटामोल का ले लिया, तो ड्रग क्या है हमारे यहाँ पे, पैरासीटामोल है, ये क्या है, उसका नाम है। साथ में डोज फॉर्म क्या होती है, जैसे टेबलेट है या कैप्सूल है, ये हमारा हो गया। और साथ में यहाँ पे जैसे उसका पैक साइज है, 10 है या 15 है या अदर भी हमारे हो सकते हैं। तो सब किसके अंडर में आता है, यहाँ पे शेड्यूल P1 के अंडर में आता है। चलिए एक लेवल हम और देख लेते हैं। ये स्ट्रिप के ऊपर जो हमारा लेवल होता है उसके ऊपर लिखा हुआ होता है, रिटर्न होता है। जैसे यहाँ पे और हम देख लेते, जैसे ड्रग क्या है हमारी, एल्बेंडाजोल है। साथ में डोज फॉर्म क्या है हमारी, सस्पेंशन है। पैक साइज कितना है हमारा, 10 ml है। तो भाई वो टैबलेट है तो यहाँ पे mg में होगी, साथ में यहाँ पे जैसे सिरप वगैरह सस्पेंशन है तो हमारा वो ml में होगा। तो इस तरीके से हमारा शेड्यूल पी के अंडर में आता है। अब हम देख लेते हैं यहाँ पे शेड्यूल एम। अब देखिए जितने हमारे शेड्यूल है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो हमारा शेड्यूल है वो हमारा शेड्यूल एम है। सबसे ज़्यादा हमारे लिए पूछा जाता है और काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और इसमें काफ़ी कुछ आपको सीखने को भी मिलेगा। तो चलिए देख लेते हैं। दिस शेड्यूल डील्स विद जीएमपी। देखिए हमारा जो शेड्यूल एम होता है, शेड्यूल एम को यहाँ पे हम जीएमपी भी कह देते हैं, गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस। सीधा हम कह सकते हैं जो हमारी दवाइयाँ हैं तो गुड मैन्युफैक्चरिंग के अंडर में वो आती हैं। और जीएमपी किसके अंडर में आता है, हमारा ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 और उसके रूल्स 1945 के अंडर में आता है। यानी कि शेड्यूल एम इज ए पार्ट होता है किसका, ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 का। तो इसके अंडर में जैसे हम ड्रग की अच्छी मैन्युफैक्चरिंग करते हैं इस एक्ट के अंडर में, उसी तरीके से जो हमारी जीएमपी होती है उसके अंडर में हम करते हैं। अब देखिए इसके अंदर हमें देखनी होंगी कुछ रिक्वायरमेंट। आप सीधा ऐसा समझिए जो ड्रग्स होती हैं उनको प्रिपेयर करने के लिए कुछ रिक्वायरमेंट्स यहाँ पे होती हैं जो यहाँ पे ज़रूरी होती हैं। जैसे कि फर्स्ट लोकेशन, तो ऐसे आप समझिए जैसे ड्रग्स को क्या कर रहे हैं, बना रहे हैं, प्रिपेयर कर रहे हैं, तो उसके लिए लोकेशन यहाँ पे क्या होनी चाहिए। जैसे द फैक्ट्री शुड नॉट बी लोकेटेड इन पब्लिक एंड डर्टी प्लेस। तो हमारी जो ड्रग्स जब वो बनाई जाती हैं तो उसके लिए जो फैक्ट्री वगैरह वहाँ पे हम खड़ी कर रहे हैं, मतलब बना रहे हैं, तो उसकी जो लोकेशन है वो ऐसी जगह पर नहीं होनी चाहिए जहाँ पे यहाँ बहुत ज़्यादा रश या पब्लिक हो, या साथ में डर्टी प्लेस, एक साफ सुथरे स्थान पर। आपने देखा जितनी हमारी फार्मास्यूटिकल कंपनियाँ होती हैं वो सिटी या विलेज से थोड़ी सी हटके होती हैं, जंगल वगैरह में होती हैं, क्योंकि जब भाई दवाई बनती है केमिकल्स वगैरह काफ़ी सारे लोचे हो जाते हैं, जिसकी वजह से आम जनता जो होती है उसको कोई नुकसान ना हो। साथ में देख लेते हैं यहाँ पे बिल्डिंग किस तरह की होनी चाहिए। द बिल्डिंग यूज फॉर मैन्युफैक्चरिंग शुड क्लीन एंड हाइजीन। जो वहाँ पे बिल्डिंग होती है, पहली बात तो वहाँ पे क्या होनी चाहिए हमारी, वो क्लीन मतलब साफ सुथरी होनी चाहिए, कोई धूल मिट्टी नहीं होनी चाहिए। साथ ही में हाइजीन, स्वच्छता का वहाँ पे ध्यान रखा जाता है। साफ सुथरी होगी, बैक्टीरिया वगैरह वहाँ पे नहीं होंगे, गंदगी कूड़े मतलब जो कूड़ा करकट वहाँ पे होता है वो नहीं होगा, तो उससे दवाइयाँ बनते टाइम कोई भी दिक्कत वहाँ पे नहीं आएगी। साथ में जो वहाँ पे वाटर सिस्टम है वो कैसा होना चाहिए, प्योर एंड ड्रिंकेबल, प्योर वाटर होना चाहिए जो पीने लायक भी हो। साथ में फ्री फ्रॉम पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म। पैथोजेनिक का मतलब होता है जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया, फंगी, वायरस, वो उसके अंदर नहीं होनी चाहिए, वरना दवाइयाँ बनाते टाइम उसके अंदर आ रहे हैं तो दवाइयाँ तो भी खाने के लिए बन नहीं है, वो किसी के पेट में जाएंगे, वहाँ पे साइड इफेक्ट कॉज कर सकती हैं। अच्छा यहाँ पे वाटर डिस्पोजल, जो आपने देखा है ना जो वाटर पोल्यूशन होता है, मतलब फैक्ट्री से जो निकलने वाला पानी वगैरह होता है उसकी बात करें, प्रॉपर यहाँ पे फैसिलिटी ऑफ वाटर डिस्पोजल, जो वाटर डिस्पोजल है उसकी प्रॉपर फैसिलिटी होनी चाहिए। ऐसा नहीं है वाटर पोल्यूशन उससे वहाँ पे कॉज हो जाए। तो आई थिंक कुछ समझने में आपको दिक्कत यहाँ पे आ रही होगी डायरेक्टली, मतलब हम यहाँ देख क्या रहे हैं। तो देखिए हमारा जो शेड्यूल एम है ये हमारा गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस के साथ में क्या करता है, यहाँ पे डील करता है।
मतलब हमारा जो शेड्यूल एम है ये पार्ट होता है किसका, ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 का। इसके ऊपर हमने सेपरेटली आपको पढ़ाया हुआ है। एम की ड्रग से इसको बनाने के लिए हमारे कुछ रिक्वायरमेंट होती हैं, जैसे लोकेशन क्या होनी चाहिए, बिल्डिंग क्या होनी चाहिए, वाटर सिस्टम क्या होना चाहिए और वाटर डिस्पोजल क्या होना चाहिए। और इसमें हम देख लेते हैं क्वालिटी कंट्रोल एरिया। लैब इंडिपेंडेंट मतलब कि शेड्यूल एम वाली ड्रग्स के लिए एक इंडिपेंडेंट, एक अलग से सेपरेट लैब होनी चाहिए। किसकी यहाँ पे, लैब इंडिपेंडेंस ऑफ प्रोडक्शन एरिया विद सेपरेट एंड एडुकेट स्पेस फॉर ईच टाइप टेस्टिंग। जितनी भी हमारी शेड्यूल एम के अंदर प्रिपरेशन आ रही है उनकी सेपरेटली तरीके से टेस्टिंग हो सके, इसके लिए यहाँ पे एक सेपरेट इंडिपेंडेंट लैब होनी चाहिए। साथ में वर्किंग बेंचेस, वर्किंग जो वहाँ पे वर्कर काम कर रहे हैं उनके लिए वर्कर बेंचेस कैसी होनी चाहिए। दीज आर यूज बाय द वर्कर फॉर कैरिंग आउट फिलिंग लेबलिंग पैकेजिंग एंड ऑपरेशन। तो क्या होता है लेबलिंग, क्या होती है पैकेजिंग, क्या होती है, आई थिंक ये जानते होंगे। तो वर्किंग बेंचेस का सीधा मतलब है जहाँ पे वर्कर काम कर रहे हैं, जहाँ पे बन रही हैं, तो उनके काम करने के लिए वर्कर्स के लिए जहाँ पे क्या कर रहे हैं, जो हमारी कुछ सिरप वगैरह उनकी फिलिंग कर रहे हैं या टैबलेट वगैरह फिलिंग कर रहे हैं या एक तरह से उनकी लेबलिंग कर रहे हैं, पैकेजिंग कर रहे हैं, ऑपरेशन कर रहे हैं, तो उस सब चीज़ के लिए यहाँ पे एक सेपरेट एरिया होना चाहिए, बेंचेस होने चाहिए। साथ में नेक्स्ट हम देख लेते हैं यहाँ पे इक्विपमेंट्स और मैन्युफैक्चरिंग। ये जो हमारे इक्विपमेंट है ये आपने स्टडी किए थे डी फार्मा फर्स्ट ईयर फार्मास्यूटिक्स में। यूनिट थी हमारी 4 यूनिट ऑपरेशन, जिसके अंदर हमने साइज सेपरेशन, साइज रिडक्शन, ये चीज़ें आपको डिटेल में पढ़ाई थी। तो आई थिंक ये आपको समझ में आ जाएगा इसलिए। जैसे जब हमारी फार्मास्यूटिकल कंपनी होती है वहाँ पे दवाइयाँ वगैरह बनती, कुछ इक्विपमेंट हमें चाहिए होते हैं। जैसे यहाँ पे मिक्सिंग टैंक, जो हमारी दवाइयाँ सिरप सस्पेंशन वगैरह बनती है तो मिक्सिंग करने कुछ मिक्सिंग टैंक की ज़रूरत होती है। साथ में यहाँ पे क्या होता है, फिल्टर इक्विपमेंट जो फिल्ट्रेशन का काम होता है। बाल मिल होते हैं, हैमर मिल होते हैं, कटिंग इक्विपमेंट होते हैं, पाउडर मिक्सर होते हैं, टैबलेट मशीन होती है जिससे टैबलेट बनाई जाती है, साथ में ग्रेनुलेटर होते हैं। ये सब चीज़ हम आपको पहले ही पढ़ाई हुई है इसलिए यहाँ पे डिटेल में नहीं जाएंगे। और यहाँ पे शेड्यूल एम था ये कंप्लीट हो जाता है। अब यहाँ पे हम देख लेते हैं 9 शेड्यूल एन। देखिए हमारा जो शेड्यूल एम है इंपॉर्टेंट है, तो इससे रिलेटेड आपका कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो शेड्यूल एन हम देख लेते हैं, चलिए ये क्या होता है। दिस शेड्यूल इंक्लूड द लिस्ट ऑफ मिनिमम इक्विपमेंट फॉर इफिशिएंट रनिंग ऑफ ए फार्मेसी। सीधा कहने का मतलब है हमारा जो शेड्यूल एन होता है, तो ये हमारा जो शेड्यूल होता है एक तरह से हमारी एक लिस्ट होती है जिसके अंदर हम देखते हैं इक्विपमेंट। एक फार्मेसी, जैसे हमारे को फार्मेसी है तो उसको रनिंग कराने के लिए कितने मिनिमम इक्विपमेंट की ज़रूरत हो सकती है, कितने में एक फार्मेसी रन कर सकती है, चल सकती है, वो हम देखते हैं यहाँ पे शेड्यूल एन के अंदर। मतलब कि दिस शेड्यूल, ये जो हमारा शेड्यूल है इंक्लूड, ये इंक्लूड करता है द लिस्ट ऑफ मिनिमम इक्विपमेंट, एक मिनिमम इक्विपमेंट की लिस्ट जो एक तरह से इफिशिएंट मतलब कि काफ़ी होती है एक फार्मेसी को चलाने के लिए। अब इसके अंदर ये हमारा जो इक्विपमेंट वगैरह हम कह रहे हैं मतलब एक लिस्ट है, इसके हम देख लेते हैं क्या क्या रिक्वायरमेंट हमें होती है एक फार्मेसी को रन कराने के लिए, चलाने के लिए। जैसे रिक्वायरमेंट में फर्स्ट हम देखेंगे इंट्रेंस। इंट्रेंस का मीन्स होता है प्रवेश द्वार। और सपोज कीजिए आपने एक शॉप खोली, जैसे आपने एक परचून की दुकान खोली या आपने एक क्लिनिक खोला है, तो क्लिनिक खोला है तो कोई पेशेंट आ रहा है, अब उसको पता तो चलना चाहिए यहाँ पे मतलब क्लिनिक है। आपने कुछ इस तरह सिस्टम कर रखा है, लग रहा है उसको मोबाइल की दुकान है, परचून की दुकान है, तो कैसे आपके पास आएगा। तो जो पेशेंट है उसको पहले पता होना चाहिए यहाँ पे क्लिनिक है, या एक पेशेंट को पता होना चाहिए मेडिकल है, या कोई कंज्यूमर है उसको पता, कोई कस्टमर है उसको पता होना चाहिए ये यहाँ पे परचून वगैरह की किराना स्टोर है। तो उसी तरीके से यहाँ पे फर्स्ट हम देख रहे हैं इंट्रेंस। द फ्रंट ऑफ ए फार्मेसी शुड हैव एन इंस्क्रिप्शन फार्मेसी। जो एक फार्मेसी होती है उसके बाहर यहाँ पे लिखा होना चाहिए कि यहाँ पे ये फार्मेसी क्या होता है, प्लस का निशान होता है, साथ में फार्मेसी लिखा हुआ होता है, तो वो यहाँ पे फ्रंट पे इंट्रेंस पे होना चाहिए। साथ में प्रीमाइसिस, प्रीमाइसिस का मीन्स होता है परिसर। तो इसको हम इस तरह समझ सकते हैं जो हमारी बिल्डिंग है क्या है, उसमें वेंटिलेशन सिस्टम प्रॉपरली है, बेंचेस वगैरह बैठने के लिए, फर्नीचर भी हम इसके अंदर कह सकते हैं। तो ये सब चीज़ें जैसे कि द प्रीमाइसिस शुड बी बुल्ड प्रॉपरली, जो प्रीमाइसिस है प्रॉपरली यहाँ पे बुल्ड मतलब होनी चाहिए। साथ ही में एंड शुड ड्राई एंड वेल वेंटिलेटेड। जो जैसे मान लीजिए हमारे फार्मेसी के अंदर दवाइयाँ हैं उन्हें हम कहाँ पे रखते हैं भाई, रेक वगैरह अलमारी वगैरह होती हैं उसमें हम रखते हैं, वो वहाँ पे ड्राई होनी चाहिए प्रॉपरली, वरना हमारे जैसे कुछ टैबलेट है उनको ड्राई एरिया में रखा जाता है, उसमें मॉइस्चर एरिया में हमने रख दिया भाई तो उनकी लाइफ पीरियड स्टेबल नहीं रहेंगी, ख़राब हो जाएंगी। तो वहाँ पे ड्राई एरिया होनी चाहिए और वेंटिलेटेड, हवा वहाँ पे आती जाती रहे जिससे वहाँ पे भपका ना बने, सब चीज़ वहाँ पे टेम्परेचर मेंटेन रहे। उसके लिए क्या होता है वेंटिलेटेड फैन हम देखते हैं ना वेंटिलेटर, तो वो वहाँ पे होने चाहिए। द फार्मेसी शुड नॉट बी लेस देन 6। अब देखिए यहाँ पे क्या है 6 मीटर स्क्वायर। तो ये क्या होता है एक तरह से एरिया होता है एक ड्रग स्टोर फार्मेसी का। ये हमने आपको आई थिंक पढ़ा है किसी टॉपिक में, आई थिंक ये हॉस्पिटल फार्मेसी में हमने आपको पहले ही पढ़ाया हुआ है, तो इसको हम इतना नहीं देखेंगे। हम देख लेते हैं यहाँ पे फर्नीचर। देखिए क्या होता है, मान लीजिए क्या है एक फार्मेसी है तो उसमें क्या क्या रिक्वायरमेंट है। सबसे पहले क्या होता है हमारा जो एक काउंटर होता है,
एक काउंटर होता है वो हमें चाहिए, साथ में कुछ अलमारी टाइप में होती है वो चाहिए, एक रेफ्रिजरेटर चाहिए, फ्रिज वगैरह, तो ये सब चीज़ें वहाँ पे होनी चाहिए, मतलब अकॉर्डिंग टू नीड। जो भी एक तरह से नीड है फर्नीचर की कहाँ पे, एक फार्मेसी के अंदर, वो वहाँ पे होना चाहिए। अब इसमें और हम देख लेते हैं अपैरेटस। तो अपैरेटस आप सोच रहे होंगे यहाँ पे सर जो एक जनरल फार्मेसी होती है हमने देखी है, उस पर इतने सारे अपैरेटस तो हमने नहीं देखे। देखिए रिक्वायरमेंट होती है, कुछ रूल्स रेगुलेशन होते हैं। अब ज़रूर नहीं ये सब जगह आपको मिले, लेकिन ये चीज़ें वहाँ पे रनिंग करने के लिए हो सकती हैं। जैसे कि होता है बीकर हो गया, गिलास हो गया, पनल हो गया, फिल्टर पेपर हो गया, लिटमस पेपर हो गया, यहाँ पे मोल्टार्स हो गया। देखिए क्या होता है मोल्टार पिस्टल, आपने देखा है जो क्लिनिक वगैरह पर आप दवाई लेने जाते हैं बच्चों के लिए, और दवाई को पीस देते हैं, कुछ इस तरह से गोल गोल होता है, उसके अंदर डालते हैं और इस तरह से घुमा देते हैं। तो क्या होता है वहाँ पे वो जो घुमाते हैं उससे वो मोटार, वो होता है हमारा पिस्टल, और जो जिसमें गिरते हैं वो मोटार पिस्टल। आई थिंक यहाँ पे कंफ्यूजन हो रही है, उन्हीं को हम कहते हैं। एंड साथ में पिस्टल तो मोटार पिस्टल आप देख सकते हैं। साथ में स्पिरिट लैम्प होनी चाहिए, तो स्पिरिट वगैरह होती है, वाटर बाथ होनी चाहिए, साथ में वाटर ग्लासेस होनी चाहिए। आप चाहें तो इनको यहाँ पे एक दो लिख सकते हैं, सारे आपको ज़रूरत नहीं है, वरना आप इसको छोड़ दीजिए, आपको समझ में नहीं आ रहा है तो। हम देख लेते हैं यहाँ पे बुक्स। देखिए जो एक फार्मेसी है, हमने पहले भी आपको बताया जितनी भी हमारी फार्मेसीज होती हैं वो क्या करती हैं, फॉलो करती हैं, किसी फार्माकोपिया को फॉलो करती हैं, या हमारे फॉर्मुलरी सिस्टम होता है उसको फॉलो करती हैं। तो क्या होता है हमारे वो एविडेंस बेस्ड होते हैं, मतलब कुछ हमारी रिसर्च की गई है कि हाँ ये दवाइयाँ यहाँ पे यूज़ की जाएंगी, अच्छा रिजल्ट देंगे, इस तरीके से। तो इंडियन फार्माकोपिया, अगर आप इंडिया में है तो इंडियन फार्माकोपिया आपके पास होनी चाहिए। तो ये हमने आपको कहाँ पे पढ़ा है, आई थिंक फार्मास्यूटिक्स और फार्माकोग्नोसी में हमने आपको ये पढ़ा है फार्माकोपिया क्या होती है, तो आप पहले से ही जानते होंगे। साथ में द फार्मेसी एक्ट 1948, ये तो इसी सब्जेक्ट के अंदर हमने आपको पढ़ाया हुआ है। तो क्या मतलब एक्ट है, मतलब क्या इसके अंदर रूल्स रेगुलेशन है फार्मेसी को चलाने के लिए, क्या जैसे लाइसेंस रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट होनी चाहिए, कुछ इस तरीके से। तो बुक हमारी होनी चाहिए। ड्रग एंड कॉस्मेटिक 1940 1945 ये होनी चाहिए। साथ में नेशनल फॉर्मुलरी ऑफ इंडिया, एक नेशनल फॉर्मुलरी, इसके अंदर हमारे ड्रग्स वगैरह आते हैं, रूल्स रेगुलेशन, ये आप जानते होंगे। हमारे यहाँ पे शेड्यूल एन तक कंप्लीट हो जाता है। अब यहाँ पे हम देख लेते हैं अपना लास्ट, तो हमारे यहाँ पे 10 शेड्यूल एक्स। देखिए हमारा जो शेड्यूल एक्स होता है इसके अंडर में जो हमारी दवाइयाँ आती हैं उनको हम कहते हैं यहाँ पे नार्कोटिक एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस। तो हमारी जो नशीली दवाइयाँ होती है हमारी शेड्यूल एक्स के अंडर में आती हैं। तो इसमें काफ़ी सारी आपको सिमिलैरिटी मिलेंगी शेड्यूल एच की तरह। जैसे कि जो हमारी ड्रग्स होते हैं, लिस्ट ऑफ नार्कोटिक ड्रग एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस, ये एक तरह से ड्रग हमारी शेड्यूल एक्स के अंडर में आती हैं। साथ में सिंबल NRX इन रेड ऑन लेफ्ट हैंड टॉप कॉर्नर। तो मान लीजिए आपने क्या ली, शेड्यूल एक्स की ड्रग्स ली, जैसे आपने कोई नार्कोटिक ड्रग ली तो उसके ऊपर क्या मिलता है, हमारे जो यहाँ पे होता है लेफ्ट हैंड पर टॉप कॉर्नर में रेड कलर का आपको सिंबल मिलेगा NRX के नाम से, जिसको आप देख के समझ सकते हैं कि हमारी शेड्यूल एक्स की ड्रग्स है। तो एन का मीन्स होता है नार्कोटिक, RX जो हमारे यहाँ पे शेड्यूल एच की ड्रग्स के लिए यूज होता है, जो प्रिस्क्रिप्शन पे होता है। साथ में लेबल्ड विद वार्निंग, और जो लेबल होता है ये वार्निंग के साथ में होता है। वार्निंग क्या होती है, NRX आपको लेवल पे ऊपर मिल गया, साथ ही में टू बी सोल्ड ऑन प्रिस्क्रिप्शन ऑफ RMP ओनली, जो एक रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर होता है वो इसको सोल्ड कर सकता है, सीधा वो आपको दे सकता है, उसकी देख रेख में आपको ये देनी होंगी उसके प्रिस्क्रिप्शन पे। तो होती है हमारी शेड्यूल एक्स ड्रग्स। अब देख लेते हैं यहाँ पे ड्रग्स कौन कौन सी आती है शेड्यूल एक्स के अंडर। तो देखिए यहाँ पे जैसे एमोबार्बिटोल हो गया, साथ में बार्बिटोल हो गया, फिनोबार्बिटोल हो गया, डायजेपाम हो गया, एल्प्राजोलाम हो गया, सैकोबार्बिटोल हो गया, यहाँ पे फिनक्लाइडाइन हो गया, साथ में फिनमेट्रिजाइन हो गया, और यहाँ पे ग्लूटीथाइमाइड हो गया, और यहाँ पे साइक्लोबार्बिटोल हो गया। देखिए मैं आपको पहले बताया जो नाम होते हैं ना डायरेक्टली लेने होते हैं, ऐसे नहीं गैप ले लेके ज़्यादा लेंगे, तो यहाँ पे क्या होता है कभी कभी नाम थोड़ा सा मतलब मिस्टेक भी हो जाती है। तो जैसे कि हमारी सारी ड्रग्स है, जैसे यहाँ पे एल्प्राजोलाम है, डायजेपाम है, फिनोबार्बिटोल है, ये हमने आपको फार्माकोलॉजी में डिटेल में बताया हुआ है। ये क्या होती है, हमारी कुछ नशीली दवाइयाँ होती है, जैसे एल्प्राजोलाम जो होता है, डायजेपाम होता है, तो ये हमारी इनसे खाने से क्या होता है नींद वगैरह भी आ जाती है, तो हमारी यहाँ पे नार्कोटिक और साइकोट्रोपिक सब्सटेंस के अंडर में आती हैं, इसलिए इनको विदाउट प्रिस्क्रिप्शन हम नहीं ले सकते। साथ में यहाँ पे क्या होता है सिंबल यहाँ पे NRX लगा हुआ होता है, तो ये काफ़ी होता है यहाँ पे शेड्यूल एक्स की ड्रग को समझने के लिए। ये सब कहाँ होता है, हमारे जैसे टेबलेट है तो उसका जो स्टिप होता है उसके ऊपर लेबल पे वार्निंग दी हुई होती है। तो देखिए हमारे यहाँ पे शेड्यूल है ये कंप्लीट हो जाते हैं। तो सारे शेड्यूल से रिलेटेड आपका कोई भी डाउट है आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, शेड्यूल हमारे इंपॉर्टेंट है। अब हम आपको बता देते हैं जो हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट शेड्यूल हैं वो कौन कौन से हैं। देखिए सबसे पहले जो हमारे यहाँ पे शेड्यूल C एंड C1 है, शेड्यूल C के नाम से आपसे पूछा जाता है फर्स्ट, तो ये हो गया। साथ में यहाँ पे शेड्यूल G, ये भी हमारे इंपॉर्टेंट है, H भी इंपॉर्टेंट है, साथ में शेड्यूल M भी इंपॉर्टेंट है, X भी इंपॉर्टेंट है।
अब देखिए इंपॉर्टेंट हमारे यहाँ पे ये सारे, ऐसे नहीं हम आपको 2 से 3 बता रहे हैं, आप सिर्फ इनको याद करके चले जाएं। जो मेनली आपको प्रिपेयर करना है यहाँ पे वो शेड्यूल सी करना है, शेड्यूल एच करना है और शेड्यूल एम और शेड्यूल एक्स। ये 4 हमारे ऐसे हैं जो बार बार रिपीट होते हैं यहाँ पे, और जो बाकी हैं वो भी हमारे आते रहते हैं। आपसे 1-2 शॉर्ट में पूछ ले और एक लॉन्ग में पूछ ले, तो 8 से 10 नंबर में आपके शेड्यूल से भी नंबर हो सकते हैं। अब आपको लेक्चर कैसा लगा आप हमें कमेंट करके बताएं। और देखिए इतना हम कहते नहीं है, लेकिन आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर लिया करें। क्या होता है ना, आप सब्सक्राइब करते हैं तो उससे क्या होता है, हमें थोड़ा सा मोटिवेशन मिल जाता है। और देखिए इसके जो नोट्स हैं जल्दी अपलोड हो जाएंगे हमारी वेबसाइट पे, तो आपने अभी तक वेबसाइट ज्वाइन नहीं की तो आप जल्दी कर लीजिए। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं ये हमारी वेबसाइट है। देखिए आपको इस पे ज्वाइन होना होगा। यहाँ पे आपको इंग्लिश में, साथ में हिंदी प्लस इंग्लिश में, जो हिंदी प्लस इंग्लिश वाले नोट्स होते हैं वो आपके इंग्लिश वाले के कन्वर्ट करके हमने उस लैंग्वेज में बना दिए हैं। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको इंग्लिश समझ में नहीं आती है, तो सीधा पहले वो लेक्चर देख लें, उसके बाद नोट्स देख लें। सेम हमारे नोट्स है, लेकिन क्या लैंग्वेज डिफरेंट करके हमने बना दी, जिससे आपको समझने में भी दिक्कत ना आए और ना आपको पढ़ने में दिक्कत आए। तो आप सीधा वेबसाइट ज्वाइन कर लीजिए और नोट्स डाउनलोड कर लीजिए। तो हम मिलते हैं जल्दी आपसे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में।